Hey everyone, I am Pawan Nagar and right now I am doing MBBS internship और मुझे इमरजेंसी गायनी एंड ऑप्स डिपार्टमेंट के अंदर पोस्टिंग किए हुए 6 वीक हो गए हैं एंड टुडे इज माय लास्ट पोस्टिंग इन इमरजेंसी गायनी एंड ऑप्स डिपार्टमेंट। और आप अभी यहाँ पर मेरा रोस्टर देख रहे होंगे एंड अकॉर्डिंग टू दिस रोस्टर जो मेरी लास्ट पोस्टिंग का टाइम है वो क्या है 8 PM टू 2 AM एंड इवनिंग 8 PM पर मुझे पोस्टिंग के लिए जाना है। तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना डिनर करके ही पोस्टिंग जाया जाए एंड जब मैंने डिनर के लिए मेस वाले भैया को कॉल किया तो मुझे पता लगा कि जो डिनर है वो आफ्टर 9 PM ही रेडी होगा, मतलब 9 बजे बाद ही खाना बनेगा। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना जो आज का डिनर है उसे मैं खुद प्रिपेयर करूं एंड आज के डिनर के अंदर मैं बनाने वाला हूं स्पॉन्ज गोल्ड की सब्जी और तवा रोटी। एंड जो स्पॉन्ज गोल्ड है इसे लोकल लैंग्वेज के अंदर क्या बोलते हैं, तुरई या बोल दीजिए गिलकी। अरे यार, अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर हैं तो यहाँ क्या बोलते हैं, तुरई। एंड अगर आप राजस्थान के अंदर हैं तो वहां पर क्या बोलते हैं, गिलकी। तो ओवरऑल आज मैं बनाने वाला हूँ गिलकी की सब्जी यानी कि स्पॉन्ज गोल्ड की सब्जी। एंड स्पॉन्ज गोल्ड यानी कि गिलकी की सब्जी बनाने के लिए आपको टोटल 5 चीजें चाहिए एंड इनमें से नंबर 1 क्या होगा, यूटेंसिल एंड कुकिंग ऑयल। नंबर 2 क्या होगा, गार्लिक। नंबर 3 ओनियन। नंबर 4 ग्रीन चिल्ली एंड नंबर 5 स्पॉन्ज गोल्ड। एंड सबसे पहले मैंने क्या किया, जो गार्लिक है, जो ओनियन है, ग्रीन चिल्ली है और स्पॉन्ज गोल्ड है, इन्हें अच्छे से चॉप कर लिया। देन उसके बाद मैंने यूटेंसिल के अंदर कुकिंग ऑयल डाला और उसे हीट किया। ओवरऑल 10 to 15 मिनट के अंदर जो गिलकी की सब्जी थी वो बनकर एकदम रेडी हो गई। एंड इसके बाद अब नंबर था तवा रोटी बनाने का। एंड इसके लिए सबसे पहले मैंने एक प्लेट के अंदर व्हीट फ्लोर लिया, देन उसके अंदर वाटर ऐड किया, थोड़ा सा साल्ट ऐड किया और इसके बाद मैंने पूरा आटा अच्छे से गूथा, मतलब आटा लगाया। देन फिर मैंने चपाती बनाई, देन फिर मैंने चपातियों को सेका। ओवरऑल 10 to 15 मिनट के अंदर जो तवा रोटी थी वो बनकर एकदम रेडी हो गई। एंड जब मैंने गिलकी की सब्जी को टेस्ट किया ना तो इसका जो टेस्ट था वो एकदम खतरनाक था। एंड इसके टेस्ट को एनहांस करने में मेन रोल किसका था, ग्रीन कोरिएंडर का यानी कि हरे धनिए का, जो कि मैंने कब डाला था, सब्जी बनने के बाद सबसे लास्ट में। एंड मैंने अपने डिनर को पूरा फिनिश किया। देन मैंने अपना बैग पैक लिया, रूम को लॉक लगाया और मैं पहुंच गया इमरजेंसी गायनी एंड ऑप्स डिपार्टमेंट। एंड जब मैं गायनी डिपार्टमेंट पहुंचा तो स्टार्टिंग के नियर अबाउट 1 आवर तक ज़्यादा पेशेंट लोड नहीं था, मतलब कि पेशेंट नहीं आ रहे थे। तो ओवरऑल मैंने सोचा कि क्यों ना इस टाइम पर आप सभी के कमेंट्स के रिप्लाई दिए जाए। एंड जब मैं आप सभी के कमेंट्स के रिप्लाई दे रहा था तो एक स्टूडेंट स्वांतिनी पारंग, इन्होंने हमारी नियर अबाउट ईच लेटेस्ट वीडियो पर कमेंट कर रखे थे। एंड थैंक यू सो मच स्वांतिनी पारंग फॉर मोटिवेटिंग मी टू मेकिंग वीडियोज। एंड जब मैं आप सभी के कमेंट्स के रिप्लाई दे रहा था तो उसी टाइम मेरे पास मैम का कॉल आया और उन्होंने मुझे बोला कि एक पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना है। एंड सबसे पहले मैंने पेशेंट के अटेंडेंट को काउंटर पर बुलाया और उन्हें कहा भेज दिया ब्लड बैंक ब्लड लाने के लिए। एंड आफ्टर सम टाइम पेशेंट के अटेंडेंट ब्लड लेके गायनी डिपार्टमेंट आए और सबसे पहले मैंने ब्लड बैंक की डिटेल को पेशेंट की फाइल से क्रॉस मैच किया, मतलब कि पेशेंट का ब्लड ग्रुप, पेशेंट का नेम, पेशेंट की एज, ओवरऑल सब कुछ एकदम ओके होने के बाद मैंने सबसे पहले ग्लव्स वियर किए एंड ब्लड बैंक के अंदर BT सेट को इंसर्ट किया। और इसी के साथ एक और बात, मतलब कि जब भी आप ब्लड बैग के अंदर BT सेट को इंसर्ट करो ना तो आपको एकदम सेफ्टी से इंसर्ट करना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, BT सेट से ब्लड बैग को टीयर कर देते हैं। ओके, एंड अगर ब्लड बैग टीयर हो गया तो फिर वो ब्लड बैग किसी काम का नहीं है, पूरा का पूरा ब्लड एकदम वेस्ट हो जाएगा। ओके, एंड BT सेट को ब्लड बैग के अंदर इंसर्ट करने के बाद मैंने ब्लड की फ्यू ड्रॉप्स को डिस्कार्ड किया। एंड डिस्कार्ड करने का रीजन क्या था, मतलब कि जो BT सेट की प्लास्टिक की ट्यूब थी उसके अंदर कोई भी एयर ना रहे, इसे चेक करने के लिए मैंने फ्यू ड्रॉप को डिस्कार्ड किया। एंड फ्यू ब्लड ड्रॉप डिस्कार्ड करने के बाद और प्लास्टिक ट्यूब के अंदर एयर चेक करने के बाद जो ये ब्लड बैग है ये पेशेंट से अटैच होने के लिए एकदम रेडी है। एंड फाइनली फिर मैंने इस ब्लड बैग को पेशेंट से अटैच कर दिया। और देखिए, जब मैं पेशेंट से ब्लड बैग अटैच कर रहा था ना तो उसी टाइम एक प्राइमरी पेशेंट लेबर रूम के अंदर आई, किसके साथ, लेबर पेन की कंप्लेन के साथ। तो सबसे पहले मैम ने इस पेशेंट को लेबर रूम के अंदर शिफ्ट कर दिया फॉर एग्जामिनेशन पर्पस एंड फीटल हार्ट रेट सुनने के लिए।
एंड आफ्टर एग्जामिनेशन पता चला कि जो फीमेल है इसे क्या है CPD। एंड CPD मतलब कि सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। अगर मैं आपको इसे एकदम सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझाऊं तो देखिए इसका मतलब ये होता है कि जो मदर का पेल्विस है और जो बेबी का हेड है ये आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। एंड इसकी एक कंडीशन क्या हो सकती है कि जो मदर का पेल्विस है ये तो बिल्कुल नॉर्मल है एंड बच्चे का हेड क्या हो गया, बड़ा हो गया। एंड अब आपको सोचिए कि नॉर्मल पेल्विस के अंदर जो बेबी का बिग हेड है वो कैसे पास होगा। अरे यार कॉमन सी बात है, पेल्विस नॉर्मल है और बच्चे का हेड बड़ा है तो ओवरऑल ये कैसे पास होगा। तो ओवरऑल इस कंडीशन के अंदर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी नहीं हो सकती। एंड सेकंड केस क्या हो सकता है कि जो मदर का पेल्विस है वो छोटा है एंड बेबी का हेड एकदम नॉर्मल है। एंड अब आपको सोचिए कि बाहर निकलने का रास्ता छोटा है और बेबी का हेड नॉर्मल है, तो इस कंडीशन में भी जो बेबी का हेड है वो मदर पेल्विस से पास नहीं हो सकता। ओवरऑल इस केस के अंदर भी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी नहीं हो सकती। हमें क्या करवाना पड़ेगा, सिजेरियन सेक्शन करवाना पड़ेगा, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन करवाना पड़ेगा। ओवरऑल पेशेंट की एग्जामिनेशन के बाद एंड पेशेंट की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बाद ये कंफर्म हो गया कि इस पेशेंट की नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी नहीं हो सकती। क्या करवाना पड़ेगा, सिजेरियन सेक्शन करवाना पड़ेगा, मतलब कि ऑपरेशन से बच्चा होगा। एंड इसके बाद मैम ने मुझे बोला कि जाओ इस प्रेग्नेंट लेडी के फीटस की हर्ट रेट लेके आओ। एंड फीटल हर्ट रेट सुनने के लिए एक स्पेशल मशीन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, NST मशीन। आपको वीडियो में दिखाई दे रही होगी। एंड NST की फुल फॉर्म क्या होती है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। एंड जब भी हमें फीटल की हर्ट रेट लेनी है तो हम क्या करेंगे, इस NST मशीन का जो ट्रांसड्यूसर प्रोब है मतलब कि अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर है उसे कहाँ पर रखेंगे, प्रेग्नेंट लेडी के एब्डोमेन के ऊपर। एंड देन जो हर्ट रेट है मतलब कि फीटल की हर्ट रेट है वो हमें कहाँ दिखाई देगी, इस मशीन के मॉनिटर के ऊपर। आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। एंड फीटल हर्ट रेट लेने के बाद मैंने इस पेशेंट का ब्लड सैंपल निकाला, किसके लिए, वायरल मार्कर की टेस्टिंग के लिए, क्योंकि इस पेशेंट की क्या लगनी थी, OT। अरे यार मैंने बोला ना क्या है CPD मतलब कि सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शनेट, यानी कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी नहीं होगी। क्या होगा, सिजेरियन सेक्शन होगा। एंड सिजेरियन सेक्शन कहाँ होता है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर। एंड OT के अंदर क्या होता है, जो सर्जन होता है वो पेशेंट के ब्लड के कांटेक्ट में आता है। अज्यूम कीजिए कि मैं किसी पेशेंट की सिजेरियन सेक्शन कर रहा हूं तो ऑफ कोर्स मैं पेशेंट के ब्लड के कांटेक्ट में आऊंगा। तो इसके लिए हमें क्या करवाना पड़ता है, पेशेंट का वायरल मार्कर मतलब कि HIV, HCV और HBsAg। ओवरऑल पेशेंट का ब्लड सैंपल निकालकर मैंने सैंपल को कहाँ भेज दिया, लेबोरेटरी। एंड देन फिर पेशेंट को कहाँ शिफ्ट कर दिया, मेजर OT के अंदर। एंड आफ्टर सम टाइम पेशेंट की वायरल मार्कर की रिपोर्ट आई और फिर मैं पेशेंट की फाइल लेकर, पेशेंट की वायरल मार्कर की रिपोर्ट लेकर और पेशेंट का अल्ट्रासाउंड लेकर कहाँ पहुँच गया, मेजर OT। एंड मेजर ऑपरेशन थिएटर पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने अपने शूज को ओपन किया एंड OT की स्लीपर पहनी और उसके बाद मैं पहुंच गया गायनी के ऑपरेशन थिएटर के अंदर। एंड आफ्टर सम टाइम डॉक्टर रागिनी मैम जो कि गायनी एंड ऑप्स डिपार्टमेंट की SR है वो ऑपरेशन थिएटर आई और उन्होंने मुझसे बोला कि जाओ पवन वॉश होके आओ। और देखिए जैसे ही मैंने ये सुना ना तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हुआ, क्योंकि मुझे सर्जिकल गाउन पहनने को मिलने वाला था और मैं SR मैम के साथ LHCS के पेशेंट को असिस्ट करने वाला था। एंड अब आप बोलेंगे कि सर इसमें क्या बड़ी बात है। तो देखिए अगर आप भी अभी इंटर्न हो तो आपको पता होगा कि इंटर्न का काम क्या होता है, पेशेंट का ब्लड सैंपल लाना, पेशेंट के अटेंडेंट को समझाना, ओके, पेशेंट के वाइटल लेना या फिर इधर उधर भागा दौड़ी करना, ये सारा काम किसका होता है, इंटर्न का होता है। एंड अब आपको सोचिए कि किसी इंटर्न को वॉश होने को मिल रहा है, सर्जिकल गाउन पहनने को मिल रहा है और LHCS पेशेंट को असिस्ट करने को मिल रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एंड मैं भाग कर गया और सबसे पहले मैंने एल्बो तक अपने हैंड को वॉश किया। देन उसके बाद मैंने सर्जिकल गाउन को वियर किया एंड देन फिर मैंने 7 नंबर ग्लव्स को पहना और मैं पहुंच गया OT टेबल के पास। एंड सबसे पहले डॉक्टर रागिनी मैम ने मुझे पेंटिंग एंड ड्रेपिंग करना सिखाया। एंड पेंटिंग और ड्रेपिंग करने के बाद सबसे पहले डॉक्टर रागिनी मैम ने पेशेंट के एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पर इंसिजन दिया। देन उसके बाद मसल्स को डाइसेक्ट किया, देन पेरिटोनियम को कट किया एंड फाइनली फिर यूट्रस के ऊपर इंसिजन दिया। एंड यूट्रस पर इंसिजन देने के बाद सबसे पहले बेबी को बाहर निकाला गया, देन अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया गया और फिर बेबी को ट्रे के ऊपर रखा गया। और इसके बाद मैम ने यूट्रस से प्लेसेंटा को बाहर निकाला
एंड देन फिर यूट्रस को सूचर किया। उसके बाद हमने 1 बाय 1 मतलब कि पेरिटोनियम को सूचर किया, देन हमने जो मसल्स डाइसेक्ट की थी उन्हें सूचर किया, देन उसके बाद फेट को सूचर किया एंड देन फाइनली स्किन को सूचर किया। एंड जब डॉक्टर रागिनी मैम स्किन को सूचर कर रही थी तो मैम ने मुझे सूचरिंग करने का ऑफर दिया। एंड जैसे ही मैंने सूचरिंग वाली बात सुनी ना तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हुआ, क्योंकि मैं मेरे बैच के अंदर पहला इंटर्न था जो LSCS पेशेंट के स्किन के ऊपर सूचरिंग कर रहा था। एंड फाइनली मैंने सिजेरियन सेक्शन वाले पेशेंट की स्किन के ऊपर सूचरिंग किया एंड आप अभी वीडियो में देख रहे होंगे। और देखिए जब मैं पेशेंट की स्किन को सूचर कर रहा था ना तो मुझे एकदम सर्जन वाली फील आ रही थी। एंड सिजेरियन सेक्शन ऑपरेशन फिनिश करने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि मैं मेरे बैच के अंदर पहला स्टूडेंट था जिसने सर्जिकल गाउन पहना था और LSCS पेशेंट की स्किन के ऊपर सूचरिंग की थी। एंड आफ्टर 2 AM जब मेरी पोस्टिंग फिनिश हुई तो उसके बाद मैं अपने रूम पे आया और आज का मेरा जितना भी इंसिडेंट था कि मैंने OT गाउन पहना, मैंने अपनी लाइफ की फर्स्ट LSCS पेशेंट की स्किन की सूचरिंग की, तो ओवरऑल ये सारे की सारे मेमोरीज मैंने अपनी डायरी के अंदर नोट की। एंड आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। बाय।